नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड रिकवरी, ये शब्द खूब सुनने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को बाद में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पोस्ट कोविड रिकवरी कई मायनों में अहम भी हो जाती है। शहर के कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ने बढ़ते मामलों को देखते हुए तय किया है कि वो लोगों को रिकवरी में अब ऑनलाइन मदद करेंगे। आखिर पोस्ट कोविड रिकवरी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, किन लोगों को इसकी जरूरत है, इन सभी पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण से ठीक होने के बाद भी इन दिनों लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए भोपाल शहर के कुछ डॉक्टर्स ने पोस्ट कोविड थेरेपी के जरिए मरीजों को फिट करने की ठानी है। देखिए ये रिपोर्ट, इसके बाद कुछ मेहमानों से मिलेंगे और इस पर चर्चा भी होगी। मायावी हो चुका कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, ये सब समझ चुके हैं। इस मायावी वायरस की वजह से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट कोविड यानी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में सांस फूलना, छाती में दर्द, दबाव जैसी कई समस्या सामने आ रही है। ऐसे में राजधानी भोपाल के कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ने मरीजों की पोस्ट कोविड रिकवरी में ऑनलाइन मदद करने का जिम्मा उठाया है, वो भी बिल्कुल फ्री। भौतिक चिकित्सा कल्याण संघ पेशेंट्स को पोस्ट कोविड थेरेपी के जरिए लंग्स और मसल्स को रिकवरी में मदद दे रहा है। इस ग्रुप में शहर के 12 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो 8 अलग अलग लोकेशंस से लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं। जाहिर है कि अभी तक कोरोना के लक्षण या फिर कोरोना पॉजिटिव होने पर ही मरीजों को सलाह दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्ट कोविड के दौरान मरीजों में समस्या बढ़ी, तो इसको लेकर शहर फिजियोथेरेपिस्ट ने कमान संभाल ली। डॉक्टर्स मरीजों को वीडियो कॉल पर एक्सरसाइज और डेली रूटीन को लेकर सजेशन देते हैं। वहीं जिन लोगों की सांस फूलने लगती है, ऐसे पेशेंट्स को स्पायरोमीटर से धीरे धीरे सांस लेना और सांस रोकना सिखाते हैं। दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर की भी बात हो रही है। वो वायरस कैसा और कितना घातक होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं, उनमें पोस्ट कोविड डिजीज हमारे लिए अगली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट ये बताती है कि दरअसल कोरोना होना ही एक चुनौती नहीं है। अगर आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो चुनौतियां उसके बाद भी आपके साथ लगी हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये चुनौतियां ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ को कम हो सकती हैं। जिन लोगों को चुनौतियां ज़्यादा हैं और जिनको ज़रूरत पोस्ट कोविड केयर नहीं है, कौन ये लोग हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और जिन डॉक्टर्स ने पहल की है इस बात की कि वो लोगों को ऑनलाइन यानी घर बैठे ही इस पोस्ट कोविड केयर की सेवाएं प्रदान करेंगे, उन्हीं में से 2 डॉक्टर्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करता हूं, डॉक्टर चंद्रशेखर विश्वकर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर तपस्या तोमर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, आप भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बंसल न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम समझेंगे तो संभलेंगे में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब। डॉक्टर चंद्रशेखर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। हालांकि 3 शब्द हैं, पोस्ट कोविड रिकवरी या फिर यूं कहें कि पोस्ट कोविड केयर। किस तरह से, अगर आप दर्शकों को समझाना चाहें, कौन लोग इसकी श्रेणी में आएंगे और कौन नहीं आएंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोविड किसको बोलते हैं और पोस्ट कोविड किसको बोलते हैं। पोस्ट कोविड उन लोगों को बोलते हैं जिनको अभी हाल में ही कोरोना हुआ है और अभी कुछ समय ही हुआ है। मान के चलिए कि अभी केवल 1 महीने के आसपास का अगर हुआ है कंडीशन जी। और हार्डली 3 महीने के आसपास का कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड। जी। और फिर 3 महीने के बाद जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हम लेट कोविड या लॉन्ग कोविड। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड की, जी। जहां पर जस्ट पेशेंट अभी रिकवर होके आया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है या घर में क्वारंटीन था, जी। अब उसके बॉडी में कई तरह की व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी नहीं पा रहा है वो। तो हम उनमें मदद करते हैं अपने फिजियोथेरेपी के अलग अलग टेक्निक के माध्यम से। जी। जी, इसमें समझने वाली बात है, जी। जैसे किसी को पेशेंट को
मान के चलिए कि सांस लेने में दिक्कत जा रही है, किसी को खांसी आ रही है, किसी का बुखार ऐसा हुआ है जो बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई जरा सी बात कर रहा है तो बात करने में उसकी छाती में तकलीफ होने लग रही है, कई लोग जैसे उठ रहे हैं तो चक्कर से आ रहे हैं, कई लोगों की इच्छा ऐसी हो रही है कि काम कुछ भी ना करो जी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही, चिड़चिड़ापन मन में आ रहा है काफी। ऐसी कई सारी कंडीशंस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट को किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, अच्छी सलाह की जरूरत उसको है। जी, हम ऐसे लोगों को तलाशते हैं और ऐसे लोगों को हम प्रॉपरली गाइड कर पा रहे हैं। जी, जी ठीक, लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर तपस्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तपस्या, सबसे पहले तो आपको उस बात की मुबारकबाद कि आपने एक डॉक्टर्स की ऐसी टीम तैयार की है जो उन तमाम लोगों की मदद करेगी जो इस वक्त कोरोना और कोरोना जैसे शब्द से जूझ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो बीमार हो चुके हैं और जिनको ये बीमारी नहीं हुई है, मालिक के करम से अब तक बचे हुए हैं। उनके भीतर भी एक डर और खौफ का माहौल लगातार बना हुआ है। किस तरह से आपकी ये टीम काम करेगी? आप किस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे या फिर लोग किस तरह से आप तक पहुंचेंगे? और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन किस तरह से आप उनकी मदद कर सकेंगे, किस तरह से मदद मुहैया करा सकेंगे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले तो बंसल न्यूज़ का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमारी टीम ने ये एक बेड़ा उठाया है, एक भौतिक चिकित्सा कल्याण संघ एसोसिएशन है, जिसमें जब ये हम लोग कोविड के पेशेंट्स को जब हम देख रहे हैं, लगातार आईसीयू में देख रहे हैं, तो जी, एक बात साफ निकल के आती है कि लोगों को फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में है, लेकिन आज अगर हम कोरोना काल में देखते हैं, कोविड के समय में, तो जी, बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ऐसे में अभी भी अवेयरनेस की हमको लगता है कि कमी है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हमारे पूरे संघ ने, एसोसिएशन ने ये प्लान किया कि क्यों ना हम लोग बेड़ा उठाए, आगे आए और अवेयरनेस लोगों में फैला सकें। जी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश यही है कि जब अवेयरनेस होगी, लोग हमसे जुड़ेंगे, तो तभी हम उनको सलाह कर पाएँगे, सलाह दे पाएँगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो सलाह देना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसी के साथ में जैसे कि आपने बोला कि ऑनलाइन कैसे हम लोग उनको कंसल्ट करेंगे, तो हम लोगों ने कुछ नंबर जारी किए गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट के। वो जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करना चाहे, उनमें से जो लिस्ट दी गई है, वो जी, तुरंत ही तत्काल हम लोग उनसे जो भी उनके रिपोर्ट्स हैं, उनके जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, उसका पूरा-पूरा हम डाटा माँग रहे हैं। व्हाट्सएप पे जैसे ही वो हमको फॉरवर्ड करते हैं, हम जैसे भी सुविधा होती है, अगर लगता है वीडियो कॉल के माध्यम से हम उन्हें बता सकते हैं, तो इमीडिएटली हमारी टीम वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे जुड़ जाती है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम उनको वर्बली भी बता देंगे, कुछ वीडियोस हमारे पास बनी हुई रखी हैं, उनको हम लोग सेंड कर देते हैं, जी, तो वो देखकर भी उस चीज़ का लाभ उठा पाएँगे। हमारा सिर्फ एसोसिएशन का ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस कॉम्प्लिकेशन से, जो कि कोविड के बाद में होती हैं, जो रिकवरी को एनहांस कर सकते हैं, वो फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। तो वो मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल। उम्मीद भी की जानी चाहिए कि दरअसल जिस पहल की शुरुआत आप लोगों ने की है, ज़्यादातर लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग आपसे जुड़ेंगे और इस फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है उसे समझेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, एक मरीज़ मेरे घर में है मिसाल के तौर पर, क्या मुझे जी किसी लक्षण का इंतज़ार करना होगा जब मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करूं, मशवरा लूं, या फिर आपके मुताबिक या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिना लक्षण के भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है अगर कोई इंसान कोविड पेशेंट है तो? बहुत जरूरी है। हमें किसी चीज का वेट नहीं करना है जी, कि हमारे अंदर कोई सिम्टम्स आए। महत्वपूर्ण इसमें हमारी ये रहती है कि हमें उनकी लाइफ को सेव करना है प्रॉपर तरीके से। जी, कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से चल रहा होता है, और चूंकि आपकी इम्यून सिस्टम, स्पेशली यंग एज या ऐसे लोग जिनकी बॉडी में पहले से कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे लोग बहुत शांतिपूर्वक घूम रहे होते हैं, या वो लोग बोलते हैं कि हमारे लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, जी, पॉजिटिव। लेकिन चूंकि अंदर ही अंदर वो वायरस उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्पेशली उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जी, और उनके ब्लड से जो रिलेटेड संबंधित है, जहाँ जहाँ भी उनका ब्लड जा रहा है, तो वहां तक की हर एक पार्ट को हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, जब किसी थेरेपिस्ट से पूछते हैं,
तो वो हम लोग की कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती हैं, जी। हम उनके माध्यम से उनको रूल आउट करते हैं कि इनको जरूरत है कि नहीं। तो जब भी कोविड पेशेंट्स को लगे कि हमारे पॉजिटिव आ गया है या हमारी फैमिली में किसी एक को पॉजिटिव हुआ है, तो आप वेट ना करें किसी लक्षण के आने का। जी। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप अपने एक्सपर्ट से मिलें। अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए आपकी सिम्टम्स के हिसाब से, और बहुत जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके उनको रूल आउट करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको पहले से ठीक करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं इस चीज पर ज्यादा बिलीव करता हूँ और हमारी टीम इसी चीज पर बिलीव करती है। बिल्कुल। जी। डॉक्टर तपस्या, हम ये देखते हैं अक्सर जब हम शहर के मशहूर डॉक्टर्स की लिस्ट निकालते हैं, तो मिसाल के तौर पर उसमें न्यूरो डॉक्टर्स आ जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, या फिर हड्डी से जुड़े डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट कोई शहर में बहुत मशहूर है, ऐसा कम ही देखने और सुनने को मिलता है। जागरूकता की बात आपने रखी थी, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जिस तरह की जागरूकता दरअसल फिटनेस को लेकर और फिजियोथेरेपी को लेकर होनी चाहिए, उतनी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या फिर इसके लिए वो इलाज है कि हम लोगों के भीतर इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उन तक पहुंचाएं कि एक डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है किन्हीं परिस्थिति में आपके लिए? बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला है कि फिजियोथेरेपिस्ट शायद इतने ज़्यादा फ्रेम में नहीं है। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा डिनाई करूँगी कि ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज़ में काम करते हैं और उसके लिए उनका बहुत नाम भी है। ये बात अलग है कि कोरोना के चलते शायद कहीं पर लोगों को अवेयरनेस की कमी रही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि जो भी फिजियोथेरेपी रेस्पिरेटरी की बात आती थी तो वो ज्यादातर आईसीयू में दिया जाता था। जब आईसीयू मैनेजमेंट होता था तो वो परसेंटेज थोड़ा सा कम होता था, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट है या कोई और उन लोग को डिजीज है रेस्पिरेटरी की, तो उस केसेस में आईसीयू में दिया जाता था फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं कोरोना के चलते, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अवेयरनेस की कमी इसलिए है क्योंकि नई बीमारी है, लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए हम लोग ये पहल किए हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके। और जाहिर सी बात है मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप एक यहाँ पे जिस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारी बस यही कोशिश है कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो और इस जो बुरा समय है उससे हम सब जल्दी निकल सकें। जितना भी पॉसिबल हो सबका यहाँ पे साथ देना जरूरी है। ठीक। डॉक्टर चंद्रशेखर, जो लोग ठीक होकर कोरोना से अपने घरों की तरफ वापस आ जा रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं और आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो जा रहा है, रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जा रही हैं, लेकिन जिस तरह के लक्षण की बात आप शुरू में कर रहे थे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या उनको बहुत थकन महसूस हो रही है, उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, इन लक्षणों के अलावा भी अगर कोई बहुत सामान्य सा शख्स है, उसे इनमें से कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहा, तो क्या उसके लिए भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है? और अगर है तो वैसे कौन सी आसान सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अपने आप को बहुत फिट रख सकता है, और उन तमाम आसान चीज़ों की गिनती हम फिजियोथेरेपी में ही करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएं, जैसे कि डॉक्टर तपस्या ने बताया अभी, कि सबसे अधिक जो इफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है। जी। तो भले ही आपको लग रहा हो कि अभी आपको सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे आप अपने पुराने काम में वापस लौटेंगे तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं जाए। तो तैयारी पहले से बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से सारे काम कर सकें। अभी चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं, अधिक काम नहीं है उनके पास, या कुछ उनको क्वारंटीन किया गया है कि आप अधिक काम नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे, लेकिन तैयारी बहुत जरूरी है। अब तैयारी कैसे की जाए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं पेशेंट को 6 मिनट वॉक। जी। 6 मिनट वॉक का अर्थ होता है कि जब आप पेशेंट को रेडी करते हैं चलने के लिए, तो हम बोलते हैं कि आप 6 मिनट के लगातार चलना है बिना रुके। जी। नॉर्मल चलना है, हल्के से तेज में, जितना आप आराम से चल सके। जी। और चलने से पहले हम उनकी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम उनकी पल्स चेक करते हैं, हम उनके SpO2 लेवल, जिसको आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है ऑक्सीजन लेवल, हम वो चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि पेशेंट की थकान तो नहीं है, सब कुछ ओके हो गया है, रेस्ट कर लिया। अब हमने चेक करने के बाद लगातार हमने चलने के लिए उनसे कहा 6 मिनट के वॉक करने के लिए बोला। जब 6 मिनट के लिए चल लिए, 6 मिनट चलने के बाद तुरंत हम उनको बोलेंगे कि अब आप फिर से हम आपको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब उनमें हम कंपेयर करेंगे कि जो पहले कंडीशन थी
और अब कंडीशन कैसी है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल पहले आपकी 94 करीब आ रही थी। जी, जब आप 6 मिनट करीब चले तो 6 मिनट चलने के बाद अब वो डाउन हो गई, 90 करीब आ गई। हम्म, मतलब ये है कि आपकी बॉडी अभी फिट नहीं है। हम्म, जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल था, 120/80 के आसपास था, अचानक से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। आपकी बीट्स पर मिनट जिसको बोलते हैं, पल्स रेट जिसको बोलते हैं, आपका मान के चलिए कि आपकी 80 के आसपास थी, जी, अब एकदम से बढ़ के 100 के आसपास पहुंच गई, 110 करीब हो गई। तो ये सब कुछ साइन बताते हैं कि आपकी बॉडी को जरूरत है एक्स्ट्रा लोड लेकर धीरे धीरे चलने की। और जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं किसी सुपरविजन में, हम्म, फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में, तो डेफिनेटली आपको रिकवरी आती है और आप अपने आगे के कामों के लिए रेडी करते हैं अपने आप को। इसी को हम लोग बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। जी, तो पेशेंट को हम रिहेबिलिटेट करते हैं, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो तो अपनी जगह पे है ही, हम्म, लेकिन उनको हम अपने दोबारा अपने काम में कैसे ला सकें, पुनर्वास कैसे करा सकें हम्म, उसका। ये कुछ तरीके हैं जिसके तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम करने के लिए बोलेंगे। कुछ जी, मूवमेंट होते हैं, लंबी लंबी सांस लेना और छोड़ना, हम्म, ब्रीथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं। कई बार हमको हमकी लंबी सी सांस लेकर रखिए और हम्म, सांस लेने के बाद जितने समय तक आप रोक सकते हैं, मान लीजिए कि सांस लेने में भी आपको करीब करीब 5 सेकंड का समय लगा हम्म, और आप मुश्किल से 2 सेकंड या 5 सेकंड तक की सांस रोक पा रहे हैं, कोशिश ये करना है कि धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 10 सेकंड या 20 सेकंड तक सांस रोकें हम्म, और फिर धीरे धीरे फिर सांस छोड़। तो ये सब कुछ तरीके हैं, अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स हम लोगों की है। जी, हम लोग कुछ मूवमेंट कराते हैं या अब्डोमिनल ब्रीदिंग करवाते हैं या जी, चेस्ट ब्रीदिंग करवाते हैं। तो अलग अलग तरीके के हमारे होते हैं मूवमेंट्स जिनके जरिए हम कराते हैं, लेकिन हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। हम्म, अभी समय क्या हो रहा है, लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं या गूगल सर्च कर लेते हैं और वहां देख के कुछ भी किए जा रहे हैं। हम्म, तो देख के हमें लगा कि कई लोग तो हमें ये आज अभी जैसे हमने कई बार लोग अटेंड किए हैं, तो लोग बोलते हैं मैं तो प्राणायाम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, मैं तो जी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। हम्म, लेकिन जब हमने चेक किया तो कई जगह गलतियां थी, कई जगह खामियां थी उनमें, हम्म, तो उनको हमने दूर किया। तो देख के लग रहा है कि जरूरत उनको है प्रॉपर गाइडलाइन की। जी, तो बगैर गाइडलाइन के ना करें। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहां भी आप हैं, जिस जगह भी हैं, फोन नंबर अवेलेबल है, फिजिकली मिलना तो पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन जुड़े। हमारे वीडियो के माध्यम से मैंने कई लोगों को बेनिफिट दिया है। फिर मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने छोटे छोटे से वीडियो क्लिप बना के हमें भेजें, जी, ताकि अगर कुछ खामियां रह जा रही हैं तो उनको हम दोबारा आपको बता सकें। हम इस तरीके से भी लोगों को कर रहे हैं हेल्प। ठीक। डॉक्टर जी तपस्या, सवाल दरअसल अब अगला आपसे है। जिस डॉक्टर चंद्रशेखर जिस तरह से बात कर रहे थे कि आप अगर कुछ पैमाने हैं ये चेक करने के लिए कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, या फिर आपके फेफड़े स्वस्थ हैं या नहीं, आप सांस कितनी देर रोक सकते हैं, कितनी देर के बाद आप दोबारा सांस ले सकते हैं, कुछ इस तरह के पैमाने जो बहुत सेट हों, जिससे कोई आम आदमी भी अपने घर के भीतर ये चेक कर सके कि मैं ठीक से ब्रीदिंग कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मेरे फेफड़े ठीक से उसको हवा को होल्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें अगर दर्शकों को आप बताना चाहें, मिसाल के तौर पर 30 सेकंड, 40 सेकंड, कितनी देर आप सांस रोकें, कितनी देर छोड़ दें, कितनी तेज़ आप धीरे चल कर देख लें, कितनी तेज़ आप तेज़ चल कर देख लें, दौड़ सकते हो तो दौड़ कर देख लें, कोई पैमाना कि इतने मीटर दौड़ लें या फिर इतने सेकंड तक सांस रोक लें। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर जो भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स तो अफेक्ट हुए ही हैं। यानी कि उनके वाइटल्स जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं। तो जी, उनको फिजियोथेरेपी या जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो तो उन्हें करनी ही हैं। ऐसा ना सोचें कि हमको अभी कुछ नहीं लग रहा है तो हम आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आजकल तो देखा जा रहा है कि जैसे ही कोविड हो रहा है पेशेंट को, पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर घर जाने के बाद में जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो अपने दैनिक कार्य में भी उनको सांसें फूलने लग रही हैं। हम्म, अपना अगर वॉशरूम तक भी जा रहे हैं तो आप ये सुन रहे होंगे खुद भी कि उनको सांस फूल जाती है। और अगर वो थोड़ा सा भी उठ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो सैचुरेशन में भी बहुत तेजी से चेंजेस थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। फिर जब वो वापस अपनी जगह पे आते हैं तो वो सेटल हो जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा पैमाना मुझे तो लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हमारे ब्रीदिंग में आ रहा है, तो हम्म, हमें मान लेना चाहिए कि हमको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। एक उच्च
फिजियोथेरेपिस्ट से हमको संपर्क करना चाहिए। जी। दूसरी बात जो आपने कही कि और जो कुछ पैमाने हैं जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको करवाना है, सबसे पहले तो मेरा यही है कि जो कोविड पॉजिटिव है उसको करना ही चाहिए, क्योंकि उसके वाइटल्स जरूर से जरूर डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा है। ये हम बिल्कुल गांठ बांध लें इस चीज को। दूसरा, अगर हमको लग रहा है कि नहीं हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है, कई बार ऐसा लगता है कि हमको कोविड नहीं है और आके लक्षण होकर कई बार ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हम चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लग रही है, या फिर हमको काफ में, हमारे पैरों में अकड़न है और दर्द लगातार बना हुआ है, जो काम हम पहले करने में मन लगता था वो अब नहीं लग रहा है। और जैसे कि यहाँ पे चंद्रशेखर सर ने भी बताया कि हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि 6 मिनट कंटिन्यू वॉक करने से पहले हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते हैं ऑक्सीमीटर से, वो हम देख लें, और उसके बाद में 6 मिनट के बाद में जितना भी चेंजेस उसमें आ रहा है वो हमको वहाँ पे चेक करना चाहिए। तो ये एक कुछ पैमाने हैं जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हमको फिजियोथेरेपी की जरूरत है या नहीं है। लेकिन फिर से एक बार फिर से मैं ये कहूँगी, जिसको भी पॉजिटिव है उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, चाहे वो 2 दिन फिजियोथेरेपी लें चाहे 10 दिन लें, प्रोटोकॉल सबका अलग हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी और अपने लंग के वाइटल्स को मजबूत करने के लिए जरूर उनको इस पद्धति का लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर चंद्रशेखर, एक छोटा सा सवाल, दरअसल कई लोगों से ये भी सुना कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो फिर चूंकि आपके फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बेहतर खाना खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए। और जब आप ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, तो शायद फिर कोई ये भी समझ सकता है कि नहीं, आपको किसी एक्सरसाइज या फिर किसी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या केवल फिजियोथेरेपी पोस्ट कोविड केयर है, या फिर आप कोविड के दौरान भी हल्की फुल्की फिजियो कर सकते हैं, ताकि आप और अपने को बेहतर तरीके से इस कोविड से लड़ने के लिए तैयार कर सकें? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें तो थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको ज़रूरत तो है। अब करना ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे घर में ही हैं, घर में कौन-कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जी। अब ये सलाह लेकर के करें प्रॉपर तरीके से, तो एक आपको अच्छी तरीके से इसकी गाइडलाइन मिल जाएगी, और फिर गाइडलाइन लेके ही आप प्रॉपर तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट जैसे करना है, जैसे कुछ आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। अब किसी ने कह दिया कि हल्का फुल्का कुछ चलना है और बिल्कुल रेस्ट करना है, खाने पर खूब सारा ध्यान देना है, तो इतना ओवर ईटिंग भी नहीं कर लेना है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाए। अगर मान के चलिए कि किसी पेशेंट को किसी ने वायरस ने उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। जी। अभी ऐसे केसेस भी हैं। अभी आज ही मेरे पास एक जगह से फोन आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, सुबह से मैं कम 5 बार लूज मोशन के लिए जा चुका हूँ, मुझे कोरोना पॉजिटिव है, मैं घर में ही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि केवल हो सकता है कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ना हो, आपकी जो पाचन तंत्र है वहां भी आपका इफेक्ट हुआ हो। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि अगर बॉडी में वायरस आया है तो कहीं ना कहीं कम या अधिक सभी जगह उसने अपना प्रभाव डाला हुआ है। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर ओवरलोड ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब उस व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसने कहा मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरी सैचुरेशन काफी अच्छी आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में अच्छे सांस ले पा रहा हूँ, लेकिन कोविड पॉजिटिव आया हूँ, मेरे घर के मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स, उनको दिक्कतें आ रही हैं, मुझे केवल फिर लूज मोशन हो रहे हैं। तो इसके लिए अपने डाइट पर भी डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको ये ऐसा ना हो सकता है कि केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है तो आप कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो, डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, यानी फिजियोथेरेपी के लिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि एक ऐसी थेरेपी है जो आपके लिए यकीनन एक सपोर्टिंग है, फ़ायदा आपको यकीनन पहुंचाएगी, लेकिन किसी एक्सपर्ट की देखरेख में आपको ये थेरेपी लेना है, वरना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ नुकसानात भी सामने आ सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर विश्वकर्मा और डॉक्टर तपस्या तोमर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए। आप दोनों को इस बात की मुबारकबाद कि आपने एक ऐसा ग्रुप शुरू किया है जो उन तमाम लोगों की मदद करेगा जो कि कोविड से पीड़ित हैं या फिर कोविड से उबर चुके हैं लेकिन अपने घरों के भीतर हैं, बाहर नहीं निकल सकते। वो तमाम लोग फ़ोन लाइन्स के ज़रिए आपसे जुड़कर
कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। बंसल न्यूज़ में आने के लिए और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।